नमस्कार दर्शकों, हमारे मेहमान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। आज हमारे साथ चौधरी सुखनंदन हैं, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और रावी तवी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एमएलए चुन के आए और मिनिस्टर बने। ये हमारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ही ऐसा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है, ये बहुत डायनामिक है, अपने काम को बेखूबी तरीके से जानते हैं और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की कमान में ये एमएलए चुन के आए जम्मू कश्मीर रियासत में। ये बहुत बड़ी बात है। सुखनंदन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सुखनंदन जी, सबसे पहले मैं ये बात जानना चाहूंगा कि आपने पॉलिटिक्स ही क्यों चुनी, कि आप पॉलिटिक्स में आए और खासकर भारतीय जनता पार्टी ही चुनी? भैया, ऐसी कोई बात नहीं है कि पॉलिटिक्स में मैं क्यों आया। जी, मेरे घर में पॉलिटिक्स पहले थी। जी, पहले मेरे पिताजी प्रजा परिषद में होते थे। जी, बाद में प्रजा परिषद पंडित प्रेमचंद डोगरा जी के बाद जो पार्टी थी ये बन गई शहर वालों की। जी, तो गांव के लोग हमारे, जैसे मेरे पिताजी किसी दूसरी पार्टी में लोग चले गए। जी, उनमें मेरे पिताजी थे, ये कांग्रेस पे चले गए। ठीक। और फिर उन्होंने कांग्रेस, पंडित त्रिलोचन जी हुआ करते थे, उनके साथ इन्होंने रिजाइन किया था मेरे पिताजी ने। जी, दोबारा वो किसी पार्टी भी नहीं गए, वो कोऑपरेटिव से जुड़े रहे, सोशल रहे मेरे पिताजी, सोशल वर्कर रहे। उनके साथ मैं भी उनके साथ कोऑपरेटिव में, इसके साथ जो कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा रहा और लोगों के छोटे मोटे जो सोशल काम होते थे वो करता रहा। जी। और फिर उसके बाद मैं जुड़ा था ज्यादा संघ से। जी, मैं संघ से जुड़ा था और पूरा संघ की शाखा वगैरह दूसरा तीसरा सारा संघ से जुड़े थे, उसी जीवन में रहते थे, अपना काम सोशल करते थे। जी, प्रचारक के रूप में आपने? प्रचारक नहीं जी, सोशल वर्कर अपने एरिया के अंदर। जी, संघ लॉबी, संघ के साथ जुड़ा था, शाखा वगैरह सब जाता था और सोशल लोगों के काम करता था। और कोऑपरेटिव से मेन, मैं कोऑपरेटिव से जुड़ा था, मेरे पिताजी और मैं। जी। सुखनंदन जी, जैसे कि आपने कहा आपके अंदर ऐसे ही जीन्स थे, आपके पिताजी पॉलिटिक्स से जुड़े थे तो आपको भी पॉलिटिक्स का जहन में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही क्यों आपने एक सही पार्टी चुनी? ये तो ऐसी भाई साहब ऐसी बात है, भारतीय जनता पार्टी ही मैंने क्यों चुनी। जी, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे। जी बिल्कुल। हमारे एक पास से सोनलाल जी हुआ करते थे, रैपर दुमाना से। जी बिल्कुल। तो वो गए मेरे घर में, मेरे चाचा जी को जाके कहा, यार हमें मठ के अंदर कोई लड़का दे दो। तो मेरे चाचा जी ने मुझे पूछा कि भाई साहब ऐसे ऐसे मास्टर सोनलाल जी कह रहे हैं। मैंने कहा, यार चाचा जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर इस वजह से मैंने जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद क्या उनकी आइडियोलॉजी जो है, उनके काम करने का तरीका आपको अच्छा लगा या कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? मैं तो संघ से जुड़ा था। जी, जी। संघ की और इसकी आइडियोलॉजी मेरे मिलती जुलती है। जी बिल्कुल तो सही। संघ से तो मैं पहले जुड़ा था जी, इसलिए मेरा इस पार्टी के अंदर आना और फिर मैं इसकी आइडियोलॉजी से जुड़ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। जी। सुखनंदन जी, एक और अहम चीज पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मड कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़े दिग्गज लीडर को, एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया और वो उस समय रूलिंग पार्टी भी थी। तो क्या क्या आपको जिद्दोजहद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करनी पड़ी? अच्छा, मैं थोड़ा सा जो आलिया, पहले आपने पूछा कि आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की। जी, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, मैं अपनी किसानों की दुर्दशा देखता था। जी बिल्कुल। हम सब्जी लेके अपनी मंडी में जाते हैं, बीट बीच में खाते हैं, किसान को बेचारे को कुछ नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। वो जोतता भी है, उसको पानी भी लगाता है, उसको खाद भी लगाता है, फिर अपनी सब्जी लेके मंडी का किराया भी देता है। इस वजह से मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा। जी। अच्छा, जब मैंने पहली दफे इलेक्शन लड़ी 96 में, मेरे 4 साल का कैरियर था, 96 में मेरे ऊपर विश्वास करके पार्टी ने मेरे को मैंडेट दे दिया। जी बिल्कुल। मैंने 500 वोटों से इलेक्शन हार दी। उस समय इलेक्शन अगर मैं रिकाउंटिंग करवा देता तो उसी समय मैं जीता था। जी, लेकिन मैंने कहा, जो भगवान के ऊपर भरोसा करो, जो भगवान ने किया है, शायद उस समय अगर मैं जीत जाता तो दोबारा रिपीट नहीं होता। तो उस समय बचपना था। जी। बचपन की थोड़ी बहुत आप भी जानते हो तो हम भी जानते हैं, अटखेलियां रहती हैं। हाँ। जी बिल्कुल। उस वजह से मैंने कहा, जो भगवान के ऊपर भरोसा करो, जो भगवान ने किया है ठीक किया है। तो इस वजह से मैं इस पार्टी का आया। और फिर कहने, आप दिग्गज को कैसे हराया, क्या क्या आपको आई? क्योंकि रूलिंग पार्टी में भी वो थे, मंत्री भी रहे। रूलिंग पार्टी में थे, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला है। काम होने वाला होगा तो हाँ करूंगा, नहीं तो ना करूंगा। और फिर लोगों से जुड़ा हूं, किसानों से जुड़ा हूं। लोगों ने मेरे ऊपर भी भरोसा किया और उन्होंने मेरे पिताजी के काम भी देखे थे और फिर मेरे भी देखे।
इसी लोग मेरे साथ जुड़ते गए, काफिला चलता गया जी। और मैंने 500 वोट, पहली इलेक्शन हारी। दूसरी इलेक्शन में भी मेरे को मैंडेट मिला जी, उसमें मेरा 4500 वोट पहले से बढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने इलेक्शन हारी। तीसरी बार मेरे को मैंडेट मिला और मैंने 7000 से इलेक्शन जीती। जी बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों ने आपके कामकाज को देखा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके देखा है कि लोगों का प्रेम जो है वो आपके साथ बिल्कुल शाना बेशाना चलता है। जी सुखनंदन जी, आप दूसरी बार एमएलए आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले आपसे छूट गए और दूसरी बार अब उनको करने का आपको मौका मिला है? भाई साहब, आपने मेरे को तो ये पूछा ही नहीं कि पहले मैंने 6 साल में क्या किया। जी, वो तो आपने पूछा ही नहीं, वो मैं पहले इसके बाद आऊंगा। पहले मैंने ये पूछा कि छूट कौन से गए और फिर छूट गए नहीं, पहले आप मेरे से ये पूछिएगा प्लीज कि मैंने कौन से किए। चलिए उसी तरफ आते हैं सुखनंदन जी कि जब आपने पहली बार इलेक्शन जीता तो क्या क्या कमियां लगी आपको कि किस तरीके से इनका ये सुधार होना चाहिए और नहीं हुआ, रूलिंग पार्टी में रहते हुए भी मिनिस्टर साहबान ने उसको नहीं किया और आपको उन कामों को करने का मौका मिला? क्या क्या काम किया आपने? भैया, सबसे पहले मैं खुद किसान हूं ना जी। मेरे एक देसी बासमती हमारे जम्मू कश्मीर की बड़ी मशहूर है। जी बिल्कुल, खासकर जम्मू की, क्योंकि एग्रीकल्चर का सारा काम जम्मू के अंदर है। जी बिल्कुल, हुआ, कठुआ हुआ, जैसे जम्मू के आपका अंदर एरिया हुआ मेरा एरिया। जब मैं पहली दफा विधानसभा के अंदर गया तो वहां पे मैंने एक पहले मुद्दा उठाया कि अगर जम्मू कश्मीर का सेब बाहर जाके बिक सकता है तो हमारी बासमती क्यों नहीं बिक सकती? बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने पहले ये मुद्दा उठाया और फिर मैं रेजोल्यूशन लाया असेंबली के अंदर। फिर मेरे को विश्वास दिया गया उनसे, वो बाकी सारे लोगों ने, कि आप इसको विड्रा कर लो, हम इसको रिमूव कर देंगे। जी, जो उसके ऊपर बैन था वो हटा गया, तो अब हमारी दान जो है वो बाहर भी कहीं भी लेके जा सकते हैं। जी, बॉम्बे भी जा सकती है, दिल्ली भी जा सकती है, कहीं भी लेके जा सकती है। ये सबसे पहले मैंने अपने किसान भाइयों का ये काम किया। जी ठीक है। उसके बाद खाद हमें प्रॉपर नहीं मिलती थी, अगर मिलती थी तो प्योर खाद नहीं रहती थी। जी, उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। इफको मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका एक सैंपल पकड़ा गया, 9200 मीट्रिक टन डीएपी इफको कंपनी का हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आया था। वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है जी। फिर जब मेरे को सैंपल मिला कि उसके अंदर जो कंपोनेंट रहते हैं ना, कि उसकी रेशो कितनी है, ए की रेशो कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, वो बराबर नहीं थी, उनका सैंपल फेल हो गया। मैंने उसको मसला जाके विधानसभा के अंदर उठा लिया। दोनों विधानसभा चल रही थी, मेरे को बड़ी कोशिश की गई खरीदने की। मैंने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन किसानों की बात के ऊपर मैं समझौता नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। और फिर वो 9200 मीट्रिक टन से ना 1500 मीट्रिक टन जो खाद थी वो तो लोगों ने खेतों में डाल दी थी। 7500 मीट्रिक टन जो खाद है कश्मीर से भी, जम्मू से भी, पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से सारी खाद इकट्ठी हुई और फिर वो वापस गई यहां से। मतलब कि आपने पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए आवाज उठाई। जी। और जो खाद है ना, ये खाली जम्मू के लिए नहीं थी, पूरे कश्मीर के लिए भी थी, गुरेज के लिए भी थी, ले के लिए भी थी। तो ये मेरा दूसरा होता। उसके बाद अब खाद की कोई कमी नहीं। उसके बाद थी बीज। पिछले साल 6 साल में जब मैंने काम किया, बीज, पेस्टिसाइड, खाद वगैरह, ये सारी कमियां मेरी दूर हुई। और अब आप पूछ रहे हैं कि अब आप क्या लेके आगे चलेंगे? जी बिल्कुल। और उसमें खाद बीज के साथ साथ ना जमींदार को चाहिए होता है पानी। जब तक पानी नहीं होगा ना, हम जितनी मर्जी मेहनत करने का, टाइम टू टाइम उनको पानी नहीं मिलेगा, जितना हमारी बिना पानी के कुछ बिना पानी के कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो अब मेरा ज्यादा जो ध्यान है ना, मेरा ज्यादा फोकस है वो है इसके ऊपर, पानी के ऊपर। जी, नंबर 1। नंबर 2 मेरा फोकस है क्यों ना जो हमारे किसान भाई जो सब्जियां उगाते हैं, क्यों ना जम्मू कश्मीर के अंदर, शहरों के अंदर छोटी छोटी मंडियां लगे कि हमारे किसान भाई सब्जी लेके खुद आके वहां पे बेचे। जब किसान भाई सब्जी बेचेगा ना, वो खाने वाले को, उगाने वाले को भी फायदा होगा और खाने वाले को भी फायदा होगा। जी बिल्कुल। जब एक किसान तोलता है ना, वो हमेशा 1 किलो की बजाय 1.25 किलो देगा वो। जी बिल्कुल सही। खाने वाले को भी और उगाने वालों की, दोनों भाइयों को फायदा होगा। और बीच में कोई ब्रोकर नहीं रहेगा। हाँ, ब्रोकर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। अब ये 2 चीजें लेके चलूंगा जी। और भगवान की मर्जी से और पार्टी की मेहरबानी से, और मेरे को महकमा भी PHE इरिगेशन दिया गया। जी सुखनंदन जी, आपने बड़े अच्छे 2 सवाल उठाए, लेकिन अहम चीज हमारे जो दूर दराज एरिया में रही है वो रही है कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की। क्या लगता है कि आपके एरिया में रोड कनेक्टिविटी की पूरी तरीके से रोड्स बिछी हुई हैं? देखिए, शायद ही कोई गाँव होगा मेरे ख्याल में, मेरे नजर में तो मेरे को दिखता नहीं कोई गाँव मेरा जो रोड से नहीं जुड़ा है, रोड से ना जुड़ा है। सभी मेरे गाँव रोड से जुड़े हैं। और ये भी एक
मेरा एम था कि गांव वही तरक्की कर सकता है जो सड़क से जुड़ा हो। जी बिल्कुल, रोड कनेक्टिविटी होगी। चाहे मैं जितनी मर्जी सब्जी कर लूं, जो मर्जी कर लूं, जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, अगर मेरे पास सड़क नहीं है, मैं अपनी चीज बाजार में मंडी में लेके नहीं जा सकता, तो वो गांव मैं खुद तरक्की नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने 6 साल में जो छोटी मोटे सड़कों के काम से रहते थे, नहीं जुड़े थे, उनको जोड़ा है। और जो अब भी कोई छूटा मेरे ख्याल में तो कोई छूटा ही नहीं है। फिर भी मैं अगर कोई कनेक्टिविटी एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम भी अब मैं इन्हीं 6 सालों में करूंगा। और दूसरी अहम चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉपर स्कूल, मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल क्या प्रॉपर तरीके से हैं? भैया, एक किसान का बेटा जो रहता है ना जी, उसको एजुकेशन की कमी थोड़ी रह जाती है। जी, इसीलिए मैं थोड़ा उसमें थोड़ा पता क्यों, उसमें वो नहीं है कि स्कूल नहीं है। मेरे एरिया में सबसे नजदीक मेरा एरिया है जम्मू शहर के, मेरे एरिया के पास कॉलेज भी है, सब कुछ है, 10+2 स्कूल भी है। लेकिन किसान के बेटे को ना थोड़ा जब खाने को मिल जाता है ना, वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है, आलसी हो जाता है। जैसे मैं खुद हूं। नहीं, आपका समय कुछ और था, लेकिन आज समय जो युग है, आज कंप्यूटर का युग है। मैं पहली दफे मैं ही हूं रूरल से जो पहली बार नागनी स्कूल में दाखिल हुआ था। महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज स्कूल में मेरे को मेरे पिताजी ने दाखिल कराया था जी। लेकिन वो खाने को मिलती थी ना, उस तरफ ध्यान कम था। जी सुखनंदन जी, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने जब उन्होंने अपने भाषण में एक संदेश दिया था कि मैं अपने पूरे भारतवर्ष के बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फोन देखना चाहता हूं। एंड्रॉयड फोन का मतलब कि आज कंप्यूटर का युग है, तो किसान जो है वो हमें अन्न देता है, इट मींस कि वो हमारा अन्नदाता है। तो क्या सबसे पहले उसके अंदर शिक्षा होना जरूरी है, ताकि शिक्षा होगी तो वो अपना जो किसानी कर रहा है उसको भी बढ़ोतरी दे सकता है। आज पता मैं क्या सोचता हूं, मैं अपना पिछला काल देखता हूं और आज सोचता हूं, अगर किसानी भी करनी है तो एजुकेशन बड़ी जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। मेरा हर घर में जाके, हर गांव में जाके अपने लोगों को बोलता हूं, भाई अगर आप हम किसानी करेंगे, खाना चलो हमें पेट भरने के लिए तो मिल जाता है, लेकिन किसानी करने के लिए हाइब्रिड सीड आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके लिए हमें एजुकेशन बड़ा जरूरी है और इसके ऊपर भी मेरा पूरा ध्यान है। मतलब आपका पूरा फोकस है। एक और अहम चीज जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इस समय फैली हुई है, नौजवान पीढ़ी को नशे की जो लत लग गई है। तो सुखनंदन जी, आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए ही नहीं, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के। तो किस तरीके से आप इस लत को दूर हटाने की कोशिश करेंगे? जहां तक मेरा विचार है ना जी, मैं बाहर की बात तो करता नहीं, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूं जी। मेरे ख्याल में खासकर रूरल के अंदर मैं देख रहा हूं आजकल, मैं शहर की बात नहीं करूंगा, अमीर जादों के बच्चे क्या करते क्या नहीं करते मैं उस लफड़े में पढ़ने वाला नहीं हूं जी। लेकिन हमारे जो किसान लोग आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी जो आ रही है ना, उनका स्मोकिंग के अंदर दूसरा तीसरा ध्यान थोड़ा कम है। पता नहीं किसकी मेहरबानी से है, भगवान की मेहरबानी से क्या है, लेकिन वो थोड़ा कम है, मेरी नजर में कम हो रहा है। जी, उसका कारण क्या कि वो रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं या क्या? उसका कारण रोजगार समझ लो, या उनकी सेहत समझ लो, जब देखते ना कोई बीमारियां ऐसे हिसाब से आ रही हैं, बिल्कुल। जैसे अब हमारे आज स्टोन कहाँ, लिवर का स्टोन हो गया, चाहे आपने किडनी का स्टोन हो गया, तो लोगों के अंदर जो धारणा जा रही है कि जो हम छोटे शालो पंप का पानी पीते हैं ना, उस पानी पीने से हो रही है। बिल्कुल, लोग आजकल ना ट्यूबवेल का जो पीएचसी से हमें पानी मिलता है उसके पानी के ऊपर थोड़ा थोड़ा फिल्ट्रेशन भी है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी नशे की लत को कम करने के लिए आपका क्या मानना है कि किस तरीके से नशे की लत, अब ये शहर की या अर्बन या रूरल एरिया की बात नहीं है, ये पूरे रियासत की बात है, क्योंकि यू आर द कैबिनेट मिनिस्टर, पूरे भारतवर्ष की बात है, पूरे भारतवर्ष की बात है। तो क्या आप अपने आप में सोचते हैं कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि इस लत को बच्चों से छुड़ाया जाए, तो क्या आप क्या कदम उठाएंगे, क्या सोच होगी आपकी? ये तो भैया मेरी धारणा नहीं है, ये तो पूरे समाज की धारणा होनी चाहिए। लेकिन आपका विजन क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है? समाज जो जहां सोच रहा है, आप इस समय समाज के कर्ता धर्ता है, आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लोगों ने चुन के आपको लाया कि आप हमारी सुनवाई, आप हमारे कामकाज को करेंगे। तो इसीलिए आपसे लोग ये सुनना चाहते हैं, दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी सोच है कि नशे की लत को नौजवान पीढ़ी से खत्म किया जाए। क्या जो वो कंपनीज हैं उनको दर्द पहुंचा जाए या बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर खोले जाए, क्या चाहते हैं? क्या मेरे ख्याल में तो सबसे पहला जो करना चाहिए ना कंपनीज को, उसका मैं उदाहरण दूं एक आपको जी। यहाँ पे बैन हुआ है कि वो पॉलिथीन का बिल्कुल पॉलिथीन का जी जी, एक छापा मारते जाके एक दुकान पे,
उस दुकान पे आज 1 क्विंटल पॉलीथीन पकड़ा गया, कल 2 क्विंटल पॉलीथीन पकड़ा गया। जी बिल्कुल। मेरा उनसे कहना है कि आप एक दुकान के ऊपर के छापा मार रहे हो, क्यों जाके वो फैक्ट्री जो पॉलीथीन पैदा कर रही है उसको क्यों नहीं बैन कर देते? जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए ना, इस पॉलीथीन से हमारी जिम्मेदारी नष्ट हो रही है। बिल्कुल। जहां जो पॉलीथीन का पेपर पड़ जाएगा ना, वहां पे कोई बीज कोई स्वयं उसकी होगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जैसे मैं उसके ऊपर बोलता हूं ना, अब मैं ये मुद्दा इस बार रखूंगा भी अपने विधानसभा के अंदर भी। तो अगर जो नशे के जो सौदागर हैं, नशे की जो चीजें हैं, अगर उन फैक्ट्री को बंद किया जाए, दबोचा जाए, तो खुद ही खुद आस्ता आस्ता इन चीजों जब वो मिलेगी नहीं तो होगी कहां से। बिल्कुल सही कहा आपने। चले, ये तो थे एक आम सवाल और कॉन्स्टिट्यूएंसी के सवाल। अब आते हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ। पीएचई डिपार्टमेंट हो गया पानी का डिपार्टमेंट, और पानी आम जिंदगी में बहुत जरूरी है चलाने के लिए, एक जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को। तो किस तरह से सुचारू रूप से आप लोगों तक भी और किसानों तक भी पानी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे? भैया, सबसे पहले जो मेरे को डिपार्टमेंट मिला ना जी, पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। जी, पहले मैं इसके अंदर देखूंगा कि इसमें कौन कौन लोग बैठे। जी, मैं जिस दिन से इस कुर्सी संभाली है उस दिन से मैं 1-2 जगह गया हूं। पाइपें पड़ी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है। अगर कहां पे ओएचसी बनी है, साथ में बोर है, तो उसके बाजू में अगर 50 फीट पे लोगों के घर है, वहां तक पानी नहीं है। बिल्कुल लेकिन सही। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण है जो हमारे जेई दोबारा जो हमारे जो एम्प्लॉई है वहां पे, वो प्रॉपर लोगों तक पहुंचते नहीं, पानी पहुंचाते ही नहीं है। पानी पहुंचाते नहीं, खुद ही नहीं जाते हैं, तो पानी कहां पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल। अगर खुद फील्ड पे जाएगा वहां पे ना, तो पानी पहुंचाएगा। अगर उनको मोटर चलाने वाला नहीं होगा, तो पानी कैसे? मोटर खुद थोड़ी चलनी है। बिल्कुल सही, पानी थोड़ी चल पड़ेगा। सबसे पहले मैं उसको देखूंगा। और देखो कितने कितने देर से लोग बैठे हुए हैं, 10-10 साल से एक ही जगह बैठे हुए हैं। अगर कोई स्टोर में लगा है तो 20 साल से वो स्टोर में लगा हुआ है। कोई अगर जिसके पीछे बेचारा कोई नहीं है ना, वो ले में है, तो वो बेचारा ले में बैठा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये सब ठीक हो गया तो समझो पानी सबको मिल जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले इस निजाम को ठीक करना है। निजाम के अंदर सुधार करने की जरूरत है। निजाम सुधर गया तो समझो पानी सबको मिल गया। जी सुखनंदन जी, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जनता का सवाल था कि जब पीएचई मंत्री, पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर आपके पास आए, तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि आप नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, नई नई चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजें जो आपकी बनी हुई हैं वो डिफंग होती जा रही हैं, वो बैठती जा रही हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आप पहले नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे या जो पुराना है उसको ही प्रॉपर तरीके से चलाएंगे? पुराने को भी पहले चलाऊंगा, जो चलने वाला को उसको प्रॉपर करके उसको थ्रू करूंगा मैं। जी। मैं कल गया परसों एक स्टेशन पे। जी। 12 साल से वो बोर किया हुआ है, लेकिन एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट नहीं है, मोटरिंग लगी, वो नहीं एक्टिवेट नहीं बनी। नाले आगे बन रहे हैं। जी। डिस्ट्रीब्यूटर जो छोटी बनानी है ना, वो बना रहे हैं वो, लेकिन उसको मोटर नहीं है, वो नहीं है, उसको रेगुलेट किया ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या फायदा? क्या फायदा? जी बिल्कुल। तभी कहा ना मैंने, निजाम सुधर जाए, अगर सुधरेगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाल हो जाएगा। जी, थोड़ा सा मैं अभी, खैर ये प्रश्न आपके लिए इस समय थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि आपने मिनिस्ट्री संभाले हुए अभी जुमा एक हफ्ता ही हुआ है। क्या आने वाले समय में अब गर्मियां आ रही हैं, तो आपको पहला फोकस ये होना चाहिए कि लोगों तक प्रॉपर तरीके से पानी पहुंचे, जो पानी की हाहाकार रहती है वो ना हो। उसके लिए भी कोई ऐसी मीटिंग कोई आपने कॉल करी, क्योंकि गर्मियां बस शुरू ही है? मीटिंग क्या कॉल करनी यार, मेरी तो ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दी। जी। देखा आपने पिछले पूरा ड्राई गया श्रीनगर। जी बिल्कुल। मैं एक टूर पे गया, 1 फुट बर्फ पड़ गई उस दिन। जो पानी की कमी रहनी थी ना आने वाले दिनों में कश्मीर के अंदर, वो मेरे ऊपर वाले ने मेरी मदद। जी, वो तो कुदरती हो गई। जी बिल्कुल। जब कुदरती पानी होगा, नीचे जमीन के अंदर पानी होगा, तो मैं पानी लोगों को दे सकूंगा। बिल्कुल। अगर पानी नहीं है जमीन के अंदर, क्योंकि हमारे भी इधर लेवल बड़ा डाउन होता जा रहा है पानी का। जी। सबसे हमें पहली हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें पानी कैसे बचाना है। जी। हम अपने गांव के अंदर देखते हैं, लोगों की धारणा ये रहती है औरतों की, कि अरे भगवान के घर पानी खत्म हो जाएगा। पहले सबसे लोगों को जो अवेयर करने की जरूरत है कि पानी को बचाओ, सेव वाटर। ठीक है ना। उनको ऐसी धारणा लोगों को, यार भगवान के घर पानी नहीं खत्म हो सकता। सही कह रहे हैं। मैं मेरी अपनी सोच है, मैंने ऐसे कुएं देखे अपने गांव के अंदर, जो 5 फुट पे ना बरसात में 4-5 फुट से ऐसे पानी निकाल लेते थे। आजकल हमारा लेवल पानी का चला गया 20 फीट। उसका एक कारण ये भी हुआ, और एक कारण क्या हुआ, सभी जगह पक्के हो गए, सभी कंक्रीट के बना दिए। पहले हमारे आंगन छांगन सब कच्चे रहते थे, जिससे रिचार्ज होता था, जमीन के अंदर पूरा पानी जाता था। आजकल सभी लोग पक्के हो गए हैं, कंक्रीट की बन गया सब कुछ, पानी ऊपर से जाता है नाली में, नाली धोके सीधा चला जाता है समुद्र के अंदर। मेन उसके ऊपर अब मेरी अपनी सोच है
कि अगर कोई भाई जैसे म्यूनसिपैलिटी के अंदर रहते हैं, जैसे गांव के अंदर, कि हम ये लोगों को अवेयर करेंगे भाई अगर आप अपना मकान बना रहे हो, अपना आंगन थोड़ा रख रहे हो, उसमें थोड़ी जगह कच्ची रखो, जमीन के अंदर रिचार्ज हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सुखनंदन जी, एक और चीज पूछना चाहूंगा कि पुराने समय में देखा गया, जो पिछली सरकार भी, उन्होंने मीटरिंग का एक सिस्टम किया था जिससे पानी का दुरुपयोग ना हो, जो पीने वाला पानी है, क्योंकि लोग वही पानी जो पीने का पानी आता है वही पानी लॉन में लगाते हैं, वही पानी गाड़ियां धोने के लिए लगाते हैं। तो इस पर थोड़ी सी नकेल कसने के लिए, जैसे आपने कहा कि पानी की कमी हो रही है, तो इन चीजों पे, पीने वाले पानी पे नकेल लगाने के लिए क्यों नहीं लोग, जैसे बरसात का पानी आता है तो इकट्ठा करे, उससे अपने घर का ये लॉन मेंटेन या गाड़ियां धोने का काम करे। शायद ये चीज मैंने पहले क्लियर कर दी है जी। जब निजाम सीधा होगा तो चोरी नहीं होगी जी, ये मैंने पहले क्लियर कर तो दिया। मीटरिंग का आप भी आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे? ये अभी मैं नया कोई मेरा हफ्ता हुआ है जी बिल्कुल, मेरे को पता नहीं कितनी मीटिंग हुई है, क्या हुआ क्या नहीं है, इसका तो मैं जवाब थोड़ा, अभी हमारे विधानसभा का सेशन चलने वाला है, उसके बाद अपने लोगों से बैठूंगा और इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, ये पूरा करेंगे जी बिल्कुल जी। सुखनंदन जी, समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरीके से एक कानून, वाटर रिसोर्सेज एक्ट एक बना था पीछे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो क्योंकि आपको भी, क्योंकि आप भी विधायक रहे, वाटर रिसोर्सेज एक्ट के बारे में आपको भी पता होगा, लोग जो है बिना कनेक्शन लगाए हुए पानी की चोरी करते हैं। तो पानी अगर कनेक्शन प्रॉपर तरीके से लेके किया जाए तो क्या वो सही बात नहीं है? इन चीजों पे नकेल लगाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करता कि चोरी हो गया यार। अगर हम किसी को पानी नहीं पिला सकते तो हम किसी का करेंगे क्या जी? चाहे वो मुफ्त में पानी हो, चाहे पैसे से पानी हो, पानी तो पानी है। एक आपने खुद ही कहा ना कि निजाम के तहत होना चाहिए। निजाम के तहत तो होना चाहिए, लेकिन मेरी लिए अगर मैं आपको पानी नहीं पिला सकता तो मैं क्या कर सकता? देखिए, फिर आपने कनेक्शन रख रखे हैं, जिस तरीके से आपने कलेक्शन अलॉट करते हैं, और कोई आदमी उस कानून को तोड़ के, कनेक्शन को तोड़ के आपकी सरकारी पाइप में ही सीधा पाइप घुसा के अपने घर में ले लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सरकारी ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये अभी देखने की जरूरत है जी। बाकी मेरी अपनी धारणा यार, क्या इंसान, अगर इंसान को पानी नहीं पिला सकता तो करना भी क्या है? वो धारणा आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पानी पिलाना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और अब आप मंत्री हैं भैया, हमारे घर में कोई आता है ना, कोई मांगने वाला आता है तो हम उसको बैठा के खाना भी खिलाते हैं जी बिल्कुल। लेकिन मैं किसान हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं पता आपके शहर में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमारे गांव के अंदर 10 सुबह से लेकर शाम तक 10 लोग मांगने के लिए आ जाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हम लोग तो मांगने भी नहीं, हम लोग तो आपसे मिलने गए थे, लेकिन हम लोग भी ड्यूरिंग इलेक्शन आपके घर खाना खा के आए। भैया, आप मेरी तरफ से लोगों को इंश्योर कर दो, मैं पानी जरूर पिलाऊंगा जी। धन्यवाद सुखनंदन जी, आपसे बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ लोगों ने भी देखा और ये भी जाना, कई लोगों में ये क्यूरियोसिटी थी कि हमारे पीएचई मिनिस्टर, खासकर कश्मीर के अंदर के हमारे पीएचई मिनिस्टर, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के जो मंत्री हैं सुखनंदन जी, वो कौन हैं और उनकी किस तरीके की विचारधारा है और किस तरीके का विजन है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में, सुखनंदन जी ने यह बता दिया कि मैं एक किसान फैमिली से हूं और अगर किसान बूस्ट होगा तो रियासत की इकोनॉमी अपने आप बूस्ट होगी और लोगों को जब अन्न मिलेगा, पानी मिलेगा, तो अपने आप, जब कहते हैं घर से संतुष्ट हो आदमी, तो तब वो बाहर भी कुछ कर सकता है। उसी तरह पानी, अन्न, जब इंसान पेट से संतुष्ट हो तो उसका दिमाग भी चलता है। इन चीजों पे इन्होंने बहुत अच्छा बोला। दर्शकों, आपने भी सुना। इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे, अगली बार फिर हाजिर होंगे हमारे मेहमान के इस एपिसोड में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।